दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास बिहार में मधेपुर नाम का कोई जगह है, वहाँ से ये कुंडली आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले जैसे कि मेरे नियमित दर्शक आप लोग हैं और जानते हैं कि विश्लेषण में जितना ज़्यादा महत्व पंचांग का होता है उतना शायद कुंडली में बैठे ग्रहों का भी नहीं होता। थोड़ा अजीब है पर ये बड़ा सत्य एक तथ्य है कि अगर आपकी कुंडली के पंचांग की स्थिति मजबूत बनी है, तिथि बढ़िया बना, वार बढ़िया बन गया, वारेश अच्छे बन गए, नक्षत्र बढ़िया हो गया, नक्षत्र के अधिपति कुंडली में अच्छे होके बैठे हैं, योग शुभ योग में जन्म हो गया और करण ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे जन्म होता है दक्षिणायन आषाढ़ माह में, इस वजह से व्यक्ति की बुद्धि उत्पादक क्षमता वाली होती है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति बहुत सारे विचारों का उत्पादन करता होता है। रविवार को जन्मे हैं और इस कुंडली के लिए, अब जैसे मैंने क्या बात कही कि वारेश शुभग्रह बनते हों या वार का अधिपति मजबूत हो, तो ये सिंह लग्न की ही कुंडली बनी है। तो रविवार जन्म का वार रविवार हो गया और लग्न के अधिपति सूर्य हैं, जो कि इस कुंडली के वारेश भी होते हैं और लग्नेश भी होते हैं, जो कहाँ बैठ गए 12 में। मतलब वार का अधिपति सूर्य जब 12 में जाएंगे तो व्यक्ति को उसके लक्ष्मी, पद, प्रतिष्ठा, आत्मा, स्वास्थ्य और कई बार उसके व्यक्तित्व को थोड़ा खोखला करेंगे या कमज़ोर करेंगे, क्योंकि किसी भी अवस्था में सूर्य और बुध का 12 में जाना ठीक नहीं होता है। शुक्र 12 में है, शुभ ग्रह की राशि में है तो ठीक है, और उन पे शनि की दृष्टि जा रही है तो पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई और शुक्र के ठीक पीछे केतु बैठ गए, लग्न में पंचमेश होकर के गुरु बैठ गए, तो व्यक्ति का व्यवहार तो बड़ा उत्तम होगा, पर यहाँ सूर्य के 12 में और बुध के 12वें भाव में जाने के कारण व्यक्ति की बुद्धि सही जगह पे नहीं लगती या कई बार व्यक्ति खोता पाता रहता है। कुछ जीवन में प्राप्त होगा, कुछ नष्ट होगा, ऐसा चलता रहेगा। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा बिजनेस करने वाला भी बनाते हैं और व्यक्ति को सरकारी नौकरी या पिता के कारोबार को संभालने वाला भी बना देते हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे शतभिखा नक्षत्र। ये वस्तुतः राहु का नक्षत्र है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो वरुण देव हैं, जल देवता के स्वामी, जो जल के अधिपति होते हैं। वहीं इस नक्षत्र शतभिखा के जो अधिपति देवता हैं वो वरुण देवता हैं। तो अगर हो सके तो कमल के पत्ते पे बैठ करके ओम वरुणाय नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम 5 से 7 हज़ार बार ये जप कर लेना चाहिए। 3 से 4-5 बार ऐसा कर लीजिए कि एक बार बैठा तो 5000 कर लिया, फिर किसी समय बढ़िया मुहूर्त में बैठ गए ग्रहण के काल में तो फिर 5000 कर लिया, और ये काम करना चाहिए। और कमल के पुष्प की माला भगवान ठाकुर जी को अर्पित करनी चाहिए और लक्ष्मी मैया को अर्पित करनी चाहिए, देवी मैया को अर्पित करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं और यहाँ पे शतभिखा नक्षत्र सौभाग्य योग, ये बहुत अच्छा है। सौभाग्य योग में जन्मा व्यक्ति नाम के ही आधार पे योग अपना फल कथन करवाते हैं और सौभाग्य योग में जन्मा व्यक्ति सौभाग्यशाली होगा। भाग्य भाव के स्वामी होते हैं मंगल। इस कुंडली के लिए, सिंह लग्न की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह के रूप में मंगल, गुरु और सूर्य बनते हैं। साथ ही साथ इस कुंडली के मंगल त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में और दशम स्थान में बैठे हैं अकेले होकर के। यहाँ पे एक सिद्धांत लागू होगा कि मंगल और शुक्र जब कभी भी जन्म कुंडली के दशम स्थान में अकेले वास करते हों, एकांत में बैठे हों, उनके आसपास का क्षेत्र खाली हो, आसपास का क्षेत्र खाली है क्योंकि केतु तो कोई उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, तो केतु यहाँ बैठ करके भी नहीं बैठे हैं और एकादश नवम भाव में कोई ग्रह है नहीं। नवम भाव के स्वामी है योग कारक ग्रह दशम स्थान में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, तो व्यक्ति धार्मिक और बुद्धिमान होने के साथ साथ यशस्वी होगा, क्योंकि गुरु भी लग्न में ही बैठे हैं। पंचमेश होकर के व्यक्ति विवेकवान होता है और वैसे बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी वाला होता है, मेहनत करने की कैपेसिटी वाला, विनम्र स्वभाव का होता है और व्यापारिक माइंडसेट का होता है। चंद्रमा लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति को वणिक बनाएंगे, व्यापारिक बुद्धि का। मैंने अभी हाल फिलहाल परसों तरसों एक कार्यक्रम बनाया था
कि सूर्य के साथ अगर आपकी कुंडली में ऐसी घटना हो रही है तो समझ जाइए कि आप कुछ अलग करने आए हैं, भेड़ चाल में मत चलिए। ऐसा उसका थंबनेल था 3 से 4 दिन पीछे। चंद्रमा लग्न में देख रहे हैं, यहाँ पे शुक्र लग्न को देख रहे हैं और यहाँ पे गुरु लग्न को देख रहे हैं। मतलब जन्म कुंडली के प्रत्येक वर्ग चार्ट में लग्नेश बढ़िया बैठे तो नहीं है, पर फिर भी लग्न पे गुरु की, शुक्र की और सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह की दृष्टि जा रही है तो व्यक्ति सुहृद नेचर का होता है, शांत प्रवृत्ति का होता है, झगड़ालू नहीं होता, एनर्जेटिक होगा, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी रखने वाला होता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण जो नक्षत्र का प्रभाव है उसके आधार पर व्यक्ति व्यक्तित्व में थोड़ा खाओ पियो मस्त रहो और हड़पने वाला होता है, प्रगतिशील बुद्धि का होता है और समझौतेवादी प्रवृत्ति वाला होता है, समझौता कर लेने वाला, अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेने वाला होता है। क्लियर है? ये पंचांग है जिसमें इनकी कुंडली में शूद्र वर्ण के बनने के कारण व्यक्ति में क्रोध है, कामुकता है, तीव्रता है और थोड़ी बुद्धिमानी कभी कभी कम हो जाती है। राक्षस गण के होने के कारण दाम्पत्य में कभी कभी परेशानी और बैलेंस नहीं बना पाने के कारण, लोगों को समझने में चूक हो जाने के कारण व्यक्ति के मित्र शत्रु बनते रहते हैं और शत्रु से प्रायः मैत्री हो जाती है। यहाँ 12वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं, वहाँ पे कोई भी ग्रह अस्त नहीं होगा। शुक्र 2 डिग्री के बैठे हैं और नहीं, शुक्र 12 डिग्री के बैठे हैं और सूर्य 2 डिग्री के बैठे हैं, क्षमा करें। तो यहाँ पे शुक्रदेव अस्त होंगे। 2 अंश के सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में व्यक्ति को गतिमान, यशस्वी, धार्मिक और प्रबुद्ध बनाएंगे, जबकि बुध और सूर्य के 12वें भाव में जाने के कारण व्यक्ति गलत मैत्री में जाने वाला, आरंभ में बिगड़ैल, बाद में सीधा शांत अपने पिता के कारोबार को संभाल लेने वाला होता है। जबकि शुक्र 12वें भाव में शत्रुग्रही तो नहीं बैठे हैं, पर तात्कालिक मैत्री में चंद्रमा के साथ शत्रुता में जाने के कारण, तात्कालिक मैत्री जो चक्र बनता है उसमें शुक्र जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति 1, 2, 3 घर के बाद बैठा है। इस वजह से यहाँ पे शुक्र, बुध और सूर्य तीनों ही तात्कालिक शत्रु में जाएंगे। इस वजह से कई बार वो शत्रुगत व्यवहार व्यक्ति करने वाला होता है, उसका व्यय उससे छिटकता हुआ, जिम्मेदारियों के दबाव में रहते हुए व्यक्ति जीवनचर्या आगे बढ़ाता है। एक बात यहाँ पे और भी निगेटिव होगी कि व्यक्ति को अपनी गलत आदतों के कारण कई बार उसका धन हरण होता है, धन व्यय जाता है, या धन कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है, या आपके धन पे कई लोग पोषित होते हैं जबकि वो वक्त पे आपके काम नहीं आते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र 12 में हैं और जन्म कुंडली में लग्न पे मंगल का प्रभाव है, जो कि इस कुंडली के लिए चतुर्थेश होकर के देख तो रहे हैं, पर साथ ही साथ इस कुंडली के लिए नवमेश होकर के और चतुर्थेश होकर के जब ये किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होंगे, और इस कारण से व्यक्ति प्रायः अपने गलत निर्णयों के कारण, गलत व्यक्ति के साथ मैत्री के कारण, ऑब्जर्वेशन गलत होने के कारण व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय गलत लेगा और अपने धन की हानि करवाएगा। मंगल पे अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आप ये बात इत्मीनान रख लीजिए कि आपके निर्णय गलत नहीं होंगे, क्योंकि जो कैपेसिटी है, निर्णय लेने की क्षमता जो है, वो व्यक्ति की बड़ी शुद्ध बुद्ध होती है। लेकिन अगर मंगल जैसे अग्नि तत्व के ग्रह हैं, भूमि तत्व की राशि वृष राशि में बैठ गए हैं, किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है और ऊपर से ये लग्न को भी देख रहे हैं, तो धर्म और इमोशन, दान, पूजा पाठ, मंत्र जप, बड़ों का आदर, ये व्यक्ति के दिमाग में ज़्यादा हावी रहते हैं। इस वजह से व्यक्ति कभी भी किसी पे संदेह नहीं कर पाता है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुले तौर पे सबके सामने प्रस्तुत कर देता है, और यही चीज़ उसके नुकसान का कारण बन जाती है। और मंगल जब अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठ करके लग्न को देखेंगे, और चंद्रमा पहले ही व्यक्ति को इमोशनल बना रहे हैं, सूर्य, बुध और शुक्र पहले ही व्यक्ति को 12वें भाव में बैठ रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को अपने निर्णय पे बहुत ही सावधान और सतर्क होकर के तब निर्णय लेना होगा, तब आगे बढ़ना होगा। एकदम ये बात क्लियर कर देता हूँ, चाहे विवाह का पक्ष हो, चाहे दाम्पत्य का पक्ष हो, चाहे पैतृक संपत्ति का पक्ष हो, चाहे सामाजिकता का पक्ष हो। एक सिद्धांत और भी बनता है कि दशम स्थान में अकेले मंगल हमेशा व्यक्ति को अपने करियर को लेकर के उहापोह की स्थिति में रखने वाले होते हैं, खास करके तब
जब ये किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट न हो, या ये तत्व के आधार पर कमजोर भाव में जा रहे हों, कमजोर राशि में जा रहे हों। अकेले बैठना मंगल का दशम स्थान में करियर से कंफ्यूजन लेके आता है। विदेश जाना, विदेशी प्रवास करना, बाहर से धन कमाना, ये सब आपकी कुंडली में बहुत ही उत्तम बना हुआ है। लग्न का मान 0 अंश का है, ये गड़बड़ है। लग्न पे चंद्रमा और गुरु का प्रभाव, इस वजह से यशस्वी, धार्मिकता, शुद्ध जगह से धन कमाना, अपने घर के आसपास रह के धन कमाना, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर के अपना व्यापार करना। मतलब वो भावनाओं से बंधा हुआ है, अपने लोगों से बंधा हुआ है, चिर परिचितों से बंधा हुआ है, और वो बुद्धिमान भी है, तार्किक भी है, समझदार थोड़ा कम है। तर्क करता है पर उस तर्क का लाभ नहीं उठा पाता। पंचम भाव में राहु बैठे हैं, पंचमेश नवम लग्न में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति ज्ञानी है, सुखी है, पर जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए मेहनत करने के बाद वो थोड़ा कम सा मिलता है। वैसे भी केंद्र में स्थिर राशियों का निर्माण हुआ है। केंद्र में जब स्थिर राशियों का निर्माण होगा तो जीवन थोड़े गतिमान होने में थोड़ा समय लेता है, मतलब टाइम टेकिंग स्थिति होती है। लग्न में गुरु 18 अंश के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं और राहु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो 2 पापक ग्रहों के प्रभाव के कारण यहाँ व्यक्ति के प्रेम में, दाम्पत्य में, संतान में, एजुकेशन में, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि में थोड़े बहुत संघर्ष को देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ उसका कंसंट्रेशन और दिमाग जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगता है। लग्न पे चंद्रमा की दृष्टि, नवांश में शुक्र की दृष्टि और दशमांशा में गुरु के साथ राहु की दृष्टि व्यक्ति को गतिमान, बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होने वाला बना देते हैं। पर व्यक्ति की कुंडली में धर्म ठीक है, अर्थ ठीक है, विदेश से आता हुआ, दशम स्थान के अधिपति, धन के अधिपति 12वें, लग्नेश 12वें, इस वजह से व्यक्ति कई बार अगर सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की दशा में बाहर जाकर के भी धन कमाना चाहता है तो जा सकता है। तो बुध की दशा में भी आप एक अलग ब्रांच बना सकते हैं अपने कारोबार का, या थोड़े दूर पे जाकर के अगर बुध की दशा में काम करेंगे तो भी धन बहुत अच्छा आ सकता है। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा में जाएगी तो बहुत अच्छा धन कमाएगी। पश्चिमाभिमुख जो मकान होगा उसमें रहना आपके लिए धनदायक होगा। मैत्री धनु और मेष वालों से कर सकते हैं, शत्रुता न करें। मकर, कुंभ, कन्या, कर्क और वृष वालों से शत्रुता न करें। लग्न पे राहु का प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है। आप जब लग्न को देखेंगे तो लग्न के अधिपति सूर्य, बुध और शुक्र के साथ बैठ करके कई बार आपकी निद्रा भंग कर रहे हैं। शनि की दृष्टि लग्नेश पे पड़ने के कारण काम में विलंब होगा और व्यक्ति में कई बार डरपोक प्रवृत्ति भी होती है, मंद गति से वो काम करता है, थोड़ी शिथिल होता है, अपने काम में आलस्य, दूसरे के काम के लिए तुरंत तैयार है। लग्न पे राहु की दृष्टि कंफ्यूजन देगी, लग्न पे मंगल की दृष्टि गलत और जल्दबाजी प्रवृत्ति वाली बना करके निर्णय गलत दिलवाएगी। चंद्रमा लग्न को देखेंगे तो इमोशनली कंट्रोल करेंगे। लग्न पे गुरु का प्रभाव व्यक्ति को जहां दिमाग देना चाहिए, जहां कंसंट्रेशन जाना चाहिए, जहां एजुकेशन का सही सदुपयोग होना चाहिए वहां ना करके। पर एक बात है, एक सिद्धांत लागू होगा यहाँ पे, शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानी च लक्ष्यमेकम तो दोषाणाम। लग्न में अगर गुरु बैठे हों तो बलवान हो जाते हैं, और लक्ष्य में कम तो दोषाणाम का अर्थ होगा 1 लाख दोषों का समन कर देते हैं। तो अब इस कुंडली में जाने अनजाने जितने भी दोष बन रहे होंगे वो लग्न के गुरु के बैठने के कारण वो सारे दोषों का समन हो जाएगा। और जबकि गुरु की दशा में व्यक्ति का यश, व्यक्ति का भाग्य, व्यक्ति की प्रभाव की स्थिति और भी ज़्यादा बलवान हो जाएगी। यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं तो गुरु लग्न में बैठे हैं तो इसका सारा प्रभाव धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, यशस्विता, गुण दोष को पहचानने की शक्ति, धर्म अधर्म में रुचि, धर्म को समझना, अधर्म से दूर जाना, गाय की सेवा, बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, पूर्वजों की पूजा, कुल देवता की आराधना, पीपल के वृक्ष का रोपण, ये सब आप कर सकते हैं। और ये सब आपको एकादशी का व्रत, इसके साथ गुरु दीक्षा, रविवार को नमक बंद, सूर्य को अर्घ,
इसके साथ साथ रविवार को किसी ब्राह्मण की पूजा, उनको दान करना, रविवार को मीठी चीज़ें सेवन करना, नमक का सेवन नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना जितना ज़्यादा हो सके। इसके अतिरिक्त गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करना, रामचरितमानस का दान करना, या अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं जो ग्रंथ का सत्कार करते हो, उनको ग्रंथों का दान करना, परोपकार करना, मीठी चीज़ें खोआ, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, मालपुआ, इन सभी चीज़ों का दान करना, ये सब आपके कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। तांबे का दान करना, चने की दाल का दान करना, तांबे का दान करना, तांबे के बर्तनों का दान करना, ये सब बनता है। अपने जन्म दिवस को मनाना हो तो आप कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाइएगा, शतभिखा नक्षत्र में। और जो मैंने बताया कि अगर इतनी सारी चीज़ें आप दान करते हैं, इतना सारा चीज़ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका काम बहुत आगे और प्रगति को करने वाला होगा। आगे बढ़ के बात करेंगे। पंचम भाव में राहु मूल नक्षत्र के 6 अंश के बैठे हैं, उस पर गुरु की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है। उनके ठीक आगे शनि बैठे हैं और शनि के ठीक पीछे राहु बैठे हैं, जो व्यक्ति के साहस को बढ़ाने वाला, तकनीक को समझने वाला, मशीन से संबंधित काम करने वाला। राहु की दृष्टि पंचम भाव से बैठ करके नवम, एकादश और लग्न पे, यहाँ भी कमज़ोर, यहाँ पे सामान्य और यहाँ पे परेशान करने वाली, कन्फ्यूज़न देने वाली। और कई बार व्यक्ति को राहु की दशा में, शनि की दशा में बड़ा भयंकर कष्ट होता है, मानसिक अवसाद होता है। अभी 2025 के जुलाई तक शनि में राहु चल रहे हैं, जो कि भयंकर कष्ट देने वाली दशा बीत सकती है, क्योंकि दोनों ही ग्रह द्विद्वादश में हैं। और जब आप शनि को केंद्र में रखेंगे, दशा का लग्न बनाएंगे, तो शनि के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं जाएगी। सूर्य, बुध और शुक्र देख करके उस शनि की दशा को और भी ज़्यादा सफोकेट करने का काम करेंगे। जबकि पंचम भाव पे मंगल, राहु और गुरु का प्रभाव आपको संतति से, परिवार से मतभेद भी देने वाला हो जाता है। तो जब राहु को लग्न में रखेंगे तो राहु पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी और गुरु की दृष्टि पड़ेगी। गुरु को लग्न में रखे हैं तो गुरु पे राहु और मंगल का प्रभाव है। इस वजह से आयु अच्छी होती है, पर व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उधेड़ बुन से भी चलता फिरता रहता है। शनि के ठीक पीछे राहु का बैठना ये व्ययशील बनाता है, जिम्मेदारियों को निभाने में व्यक्ति को कष्ट होता है और कई बार व्यक्ति ऋण वगैरह में भी जाते हुए देखा जाता है। वो अपनी सटीक ऊर्जा का सटीक इस्तेमाल नहीं कर पाता है। विशेषतया ये शनि और राहु की दशा में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ के आपका ध्यान मैं षष्ठम स्थान पर लेके आता हूँ। यहाँ शनि स्वग्रही हैं, वक्री हैं 22 डिग्री 46 कला के श्रवण नक्षत्र में, और चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं। इस कुंडली की जो सबसे अच्छी बात है वो यही चंद्रमा और गुरु और मंगल का केंद्र में होना है। मतलब कुंडली के 3 घर अगर केंद्र के भरे हैं तो व्यक्ति कभी भी अपने जंग को जीतने वाला होता है, हारता नहीं है। उसकी सारी लेवलिटीज़ वो पूरी करता है और पूरी ईमानदारी से पूरी करता है। शनि की तीसरे दृष्टि से जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे दृष्टि जाएगी और इस भाव के स्वामी जब लग्न में बैठेंगे तो अष्टम स्थान पे शनि की दृष्टि जाने से एक तरफ जहां व्यक्ति को आयु मिलती है, वहीं 6वें स्थान में बैठने से व्यक्ति अपने समस्याओं पे गहरी जो है वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है, इकट्ठा होता है, वो बिखरा हुआ नहीं होता, बहुत ही गंभीर मानसिकता का होता है। समस्या चाहे कितनी भी लंबी हो, अपने अनुभव और अपने गंभीरता के बल पे अपने जीवन की प्रत्येक विषम परिस्थिति का वो समुचित उत्तर ढूंढता है। 6वें स्थान के पापक ग्रह व्यक्ति को साहसी और निर्विवादी बनाते हैं। एक तरफ वो विवाद नहीं करना चाहता, दूसरी तरफ दुनिया की किसी भी समस्या का अंत वो अपने ही बल पे ढूंढ लेता है और अपने समस्त इच्छाओं की पूर्ति अपने पराक्रम के बल पे, क्योंकि तृतीय भाव पे उनकी उच्च की दृष्टि प्राप्त होगी। शनि की 10वीं दृष्टि जो होगी वो जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे उच्च की होगी और उस भाव का स्वामी शुक्र उस भाव से शुभग्रह होकर के केंद्र में ही बैठे हैं। इस वजह से ये दशम स्थान के लिए शुक्र का प्रभाव कमजोर होगा, लेकिन तृतीय स्थान के लिए शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि शुभग्रह हैं अपने भाव से 4 घर पीछे बैठे हैं। शुभग्रह का अपने भाव से 4 घर आगे पीछे बैठना शुभ परिणाम देता है और इस भाव पे जब शनि की उच्च दृष्टि प्राप्त होगी तो ये बहुत अच्छी बात होगी, जहां व्यक्ति पराक्रमी, और चूंकि तीसरे भाव के स्वामी पे शनि की दृष्टि जा रही है, इस वजह से स्थिर पराक्रम करने वाला होता है। वो बहुत जल्दी किसी भी समस्या से घबराता नहीं है, बेचैन मानसिकता का नहीं होता।
लग्न पे मंगल की दृष्टि व्यक्ति को एक तरफ जहां जल्दबाज प्रवृत्ति का बनाएगी, वहीं तृतीय भाव के अधिपति लग्न में गुरु और तृतीय भाव पे शनि की दृष्टि और तृतीय भाव के स्वामी शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि व्यक्ति को गंभीर और निश्चयात्मक बुद्धि का बनाएगी। क्लियर है? नक्षत्र पे बात करेंगे, चंद्रमा शतभिका पे बात कर चुका हूं। मंगल कृतिका नक्षत्र में 0 अंश के हैं, तो व्यक्ति बदले नहीं। मंगल की दशा में विशेषतः ये कुंडली परेशान हो सकती है करियर को लेकर के, अपने स्थिर भावों को लेकर के, लेकिन अब उनकी दशा वैसे आने वाली नहीं है जहां आप लंबे समय तक उनसे परेशान नहीं होंगे। एक स्थिति 2036 के 8वें महीने से लेकर के 2037 के 8वें महीने तक 1 वर्ष की वो दशा रहेगी जहां व्यक्ति अपने कारोबार को लेकर के या अपने सामाजिक छवि को लेकर के थोड़ा बहुत ढूलमुल रहेगा, पर वो बहुत बाद में है। हमें बजरंग बली की पूजा उस समय करनी चाहिए। दान जितना बताया है उसको पकड़ के रखिए। केतु 11वें भाव में कई जगह से धन कमाने की लालसा देते हैं। नवमांश कुंडली, यहाँ के जो नवम भाव के स्वामी हैं वो यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, और ये इस कुंडली की दूसरी सबसे अच्छी बात है। पहली सबसे अच्छी बात क्या बताई थी मैंने कि केंद्र में गुरु, मंगल और चंद्रमा। दूसरी सबसे अच्छी बात कि यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, और नवांश कुंडली में चतुर्थ स्थान में जो सूर्य और शनि बैठे हैं वो घर में कलह दे रहे हैं। इस वजह से पत्नी से मतभेद बिल्कुल ही नुकसानदायक होगा। यहाँ पे शुक्र स्वग्रही, गुरु पीछे, आगे केतु, पत्नी अनुभवी हैं, उनकी बात मानी जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंगल यहाँ दशम स्थान में बैठे हैं, यहाँ भी दशम स्थान में उच्च के हो जाने से मंगल का बल आपकी कुंडली के लिए एक बार फिर से अच्छे और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनेगा। जबकि सप्तम भाव में शुक्र, मंगल उच्च के, और 12वें भाव में मीन के चंद्रमा और यहाँ के अधिपति गुरु उसे देख रहे हैं। इस वजह से सांसारिक सुख, शारीरिक सुख भी दाम्पत्य में अच्छा मिलेगा। संतति वगैरह का सुख भी आपकी कुंडली में कोई दिक्कत वाली बात में नहीं है। संतति के आने के बाद व्यक्ति का करियर और उछाल प्राप्त करता है, और निश्चित रूप से संतति भाग्यशाली होने के साथ साथ चरित्रमान होगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। दशमांसा चक्र में बात करते हैं, यहाँ के लग्नेश, यहाँ के भी लग्नेश होते हैं। लग्न में चंद्रमा और केतु का ग्रहण बना है, इस वजह से हमें आरंभ में कोई भी काम करने में थोड़ी शिथिलता प्राप्त होगी, पर बाद में चल करके वो ठीक हो जाएगा। लग्न के अधिपति का अष्टम भाव में जाना, ये कठोर दशाओं में दिखाने वाली सूर्य की दशा में करियर का झुकाव थोड़ा कमजोर हो जाता है। राहु और गुरु का सप्तम भाव में बैठना व्यापार को लेकर के कभी कभी उधाड़बुन रहता है, खास करके शनि राहु केतु की दशाओं में। मंगल उच्च के हैं, इस वजह से कारोबार को लेकर के जो साहस है, बल है, ये ठीक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य भाव कमजोर हो रहा है नवमांश दशमांसा चक्र का, इस वजह से हालांकि उनका नीच भंग भी नहीं हो रहा है। शनि और बुध की दृष्टि के कारण व्यक्ति मशीन के क्षेत्र से जोड़ करके काम करता है। बजरंग बली की पूजा, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को या वेद पढ़ने वाले बालक को आवश्यक रूप से ग्रंथों का दान करना चाहिए। कभी लघु सिद्धांत कौमुदी खरीद लिया, 25-30 पढ़ने वाले बालक हैं उनको जाकर के दान कर दिया। बच्चे पढ़ने वाले हैं विद्यालय में, आपके पास सरकारी स्कूल में, उनके जरूरत की किताबें, पेंसिल वगैरह खरीद लिया, जाकर के उनको खरीद के दे दिया। बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, अगर ये सब हो सके तो ऐसे ही लोगों में बांट दिया करो। क्लियर है? अब आगे बढ़ के बात करते हैं। मित्रता बताई, दिन के हिसाब से इस कुंडली में रविवार और गुरुवार का दिन बहुत अच्छा है। रंग गेरुआ, लाल और पीला बहुत अच्छा रहेगा। मित्रता धनु और मेष वालों से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में नक्षत्र जो बढ़िया रहेगा वो मृगशीरा, पुष्य, पुनर्वसु, श्रवण और ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे। इतनी सारी चीजें। अभी शनि की दशा चल रही है, मार्केश है, शिव जी की पूजा करिए घर में 2-4 बार अभी से ही अभिषेक कर दीजिए, कम से कम 2028 तक। लगातार 8 वर्ष, अभी 4 वर्ष बचे हुए हैं, इसमें आप लगातार महीने में या 1 वर्ष में 2 से 3 बार अभिषेक घर में करवा दीजिए, है ना। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं है, कुंडली बढ़िया है, कुंडली परेशान करने वाली नहीं बनी है, या आपके सपोर्ट के लिए खड़ी कुंडली है। क्लियर है? हमें शनि की दशा में अपने आलस्य को कंट्रोल करना होगा, जबकि गुरु की दशा में पेट का ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त राहु की दशा में हमें किसी को धन देने से बचना होगा। इसी के साथ राहु की दशा में निवेश करने से पहले थोड़ा विचार करना होगा। केतु की दशा में पेट का ध्यान रखना चाहिए, गैस्ट्रिक और अपच, एसिडिटी, पित्त की समस्या न बढ़े। चंद्रमा की दशा में अति व्यय से बचना होगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान चंद्रमा की दशा में रखना होगा। शुक्र की दशा में पत्नी का सुख बढ़ेगा, जबकि बुध की दशा में लाभ प्राप्त होगा। बुध की दशा में अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धन प्राप्त करेंगे, और बुध की दशा में थोड़ी पराक्रम में बचकानी हरकतें करने का योग भी बनेगा। आप बुध की दशा में गलत निर्णय भी ले सकते हैं, इस वजह से सावधान रहिएगा। बोल करके बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेनेशन करने वाला नहीं बनाया है, चुपचाप गंभीरता से काम करते रहिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अष्टक वर्ग और बाकी के वर्ग चार्ट पे बात करूं, हमें अपने व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा शांत और गंभीर बनाना है।
क्रोध नहीं करना है, मित्रता गलत लोगों से नहीं करनी है, बचकानी हरकतें, किसी को ऋण देने से और लोन वगैरह लेने से बचना चाहिए। धन पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है तो उसको निपटाने की कोशिश करिए, या कोशिश करिए कि स्वयं के पराक्रम के बल पे धन इकट्ठा किया जाए। पराक्रम आपको और बढ़ाने की आवश्यकता होगी, आपका पराक्रम आपके साथ न्याय करेगा। धन संपत्ति के मामले में ये कुंडली बहुत अच्छी है, आप संपत्ति इकट्ठा भी करेंगे, विशेषतया बुध की दशा में लाभ प्राप्त होगा। हमें अपने एजुकेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता अब नहीं है, लेकिन फिर भी हमें विवेकवान बनना है। अपने बच्चों के साथ और अपने पत्नी को सहयोगी बनाने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप में आपका काम अच्छा चलेगा, पत्नी के साथ संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। व्यापार इस कुंडली का सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, पिता के कारोबार को भी संभाला जा सकता है। विदेशों से धन भी प्राप्त होने का योग बना हुआ है। रिसर्च इस कुंडली का बहुत अच्छा है। मृत्यु सामान्यतया बहुत ही सुखद होगी, ये मैं बात कह सकता हूं, पर लंबी आयु का योग भी लगा है, कोई लंबी बीमारी का खतरा आपकी कुंडली में नहीं है। अष्टमेश के ऊपर और अष्टम भाव पे शनि और मंगल का प्रभाव है। अष्टमेश गुरु हैं, मंगल की दृष्टि है और अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि है। इस वजह से हमें अपने आप को रेगुलर नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए, मसालेदार चीज़ों से बचना चाहिए, साथ ही साथ गंभीर यात्रा एडवेंचरवादी चीज़ों से बचना चाहिए। इस कुंडली में भाग्य का बल बलवान बनाने के लिए 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन और कभी कभी सरसों तेल का दान वगैरह भी कर देना चाहिए। कुंडली बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेगी करियर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां से आप आए हैं उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर बढ़ेंगे, विशेषतया बुध की दशा में भी लाभ प्राप्त होने का योग बनेगा। प्राप्त आप बहुत अच्छा कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी शुभ कार्य करना हो आप कर सकते हैं गुरु की दशा में और केतु की दशा में। पत्नी, दाम्पत्य और बच्चों से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो आप चंद्रमा और शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्र की दशा का भी मदद लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भवन, भूमि, वाहन आदि से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो शनि और सूर्य के साथ मंगल की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, तीर्थ यात्रा, दर्शन आदि करना हो तो गुरु और मंगल की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। संतान से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप ले सकते हैं। आपकी कुंडली में गुरु की दशा के साथ साथ चंद्रमा की दशा से संबंधित जो भी संतान से संबंधित निर्णय लेना हो आप ले सकते हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस विश्लेषण जन्म कुंडली का कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।